अब्बू को जंगल में गए हुए बहुत देर गुजर गई थी और अब तो मगरिब हो चुकी थी। रात का अंधेरा हर सू फैलने को था। मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। मैं यहाँ से वहाँ पर टहलते हुए अब्बू का इंतज़ार कर रही थी। अम्मी ने मुझे यूं बेचैनी से टहलते हुए देखा तो कहने लगी, तुम्हारे अब्बा आ जाएंगे वापस तुम्हें। आखिर परेशानी किस बात की है? काम में देर सवेर तो हो ही जाती है, मगर अम्मा यह भी तो देखें कि अब्बा अमूमन इतनी देर लगाते नहीं हैं। इस वक्त तो वह घर तक आ जाते हैं। आप जानती हैं, जंगल में सांप और खौफनाक जंगली जानवर भी हैं जो शाम के बाद पूरे जंगल में दंदना हुए फिरते हैं। आखिर अब्बा इतनी लापरवाही का मुजाहरा कैसे कर सकते हैं? जब शाम को मेरा छोटा भाई दोस्तों के साथ खेलकर घर वापस आया तो मैंने उससे अपनी बेचैनी का जिक्र किया। वह कहने लगा कि मैं किसी को देखता हूँ, किसी को साथ लेकर चलता हूँ। तब मैंने उससे कहा कि रहने दो, किसी की भी मदद लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं और तुम हम दोनों ही चलते हैं और अब्बा को घर लेकर आते हैं। अम्मा कहने लगी कि कुछ खुदा का खौफ खाओ, तुम लड़की जात हो। यह क्या, जब तुम्हारा दिल करता है तुम मुंह उठाकर बाहर चल पड़ती हो। मैंने अम्मा को कहा कि आप फिक्र ना करें, मैं जल्दी से वापस आ जाऊंगी। मुझे अब्बा की बहुत टेंशन हो रही है। फिर मैंने अम्मा की सुनी अनसुनी कर दी और छोटे भाई को लेकर जंगल में आ गई। जब हम जंगल के इब्तिदा हिस्से में पहुंचे तो यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। यह देखकर मैं घबरा गई। फिर अब्बू को आवाज़ें देते हुए आगे बढ़ने लगी। मेरा भाई कहने लगा कि हो सकता है अब्बा दूसरे रास्ते से घर चले गए हों, मगर मैं अभी वापस नहीं जाना चाहती थी। मैं अब्बा को अभी ढूंढ रही थी। तभी मुझे अपने भाई के चिल्लाने की आवाज़ कानों में सुनाई दी। वह एक तरफ इशारा करते हुए चीख रहा था। मैंने जब उसकी नज़रों के तकब में लाइट वहाँ पर डाली तो वहाँ पर कोई था, किसी की टांगें नज़र आ रही थी। यह देखकर मैं बुरी तरह से डर गई। जब हम दोनों वहाँ पहुँचे तो यह देखकर मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। वह कोई और नहीं बल्कि मेरे अब्बू थे, जो उस वक्त ज़मीन पर लेटे हुए थे। ना जाने उन्हें क्या हुआ था। यहाँ पर पास ही एक छोटी सी नदी थी। मैं नदी के पास ही एक बोतल पड़ी हुई थी। मैं उस बोतल में पानी डालकर लेकर आई और अब्बू के मुंह पर पानी के छींटे मारने लगी। उन्हें इस तरह से देखकर मैं अपने होशो हवास खो बैठी। ना जाने अब्बू को क्या हो गया था। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो हमारा क्या बनता? हम तो जीते जी मर जाते। अब्बू को फिर होश आ गया। वह बौखला हुए अंदाज में इधर उधर देख रहे थे। मुझे और मेरे छोटे भाई को अपने सामने देखकर उन्हें तो जैसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। फिर अब्बू ने हम दोनों को अपने गले से लगा लिया और धड़े मार मार कर रोने लगे। अब्बू की यह हालत देखकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब्बू को क्या हो गया है। तभी फिर मैं उन्हें लेकर घर आ गई। घर आने के बाद भी अब्बू बौखला हुए अंदाज में इधर उधर देख रहे थे। कितने दिन तक तो उन्होंने कोई बात ही नहीं की। उनके अदाया हाथ भी काम करना छोड़ गया था। वह अपने हाथ को हरकत देने से कासिर थे। हम सब लोग परेशान थे, उन्हें क्या हो गया है। कुछ मोहल्ले वालों का कहना था कि शायद अब्बू शाम के बाद उस जंगल में थे। जंगल में तो कई तरह की पुरसरार मखलूक भी पाई जाती हैं, तो हो सकता है कि किसी पुरसरार मखलूक का अब्बू पर साया हो गया हो और अब्बू यह सब इसलिए कर रहे हो। फिर अब्बू को लेकर हमने मौलवी साहब से दम करवाया। गांव के इमाम साहब के पास लेकर गए तो उन्होंने भी अब्बू को दम किया और उन्हें पहनने के लिए तावीज़ दिया। कहने लगे कि इसके अब्बू ठीक हो जाएंगे। फिर कुछ दिन मुसलसल पढ़ाई करने के बाद अब्बू बोलने के काबिल हो गए थे। उनका सदमा टूट गया था, मगर उनका हाथ अभी तक बेहिस्सो हरकत था। उस दिन मैं अब्बू के पास आकर बैठ गई। उनसे कहने लगी कि आखिर मुझे बताएं, उस दिन क्या हुआ था? क्या की तबीयत इतनी क्यों खराब हो गई थी? अब्बू के चेहरे पर खौफ के साए फैल गए और वह जैसे दूर खलाव में खो गए। फिर कहने लगे कि उस दिन जब मैं लकड़ियां काट रहा था, तभी लकड़ियां काटते काटते मैं उस पूरी सरार दरख्त की तरफ चला गया था, जिसके बारे में गांव वालों ने यह बातें मशहूर की हुई हैं कि वहां पर जिन्नात का साया है। मैं कभी भी इन बातों पर यकीन नहीं करता था और उस दिन भी ऐसा ही हुआ। मुझे वही दरख्त नज़र आया जो उस वक्त सूखा हुआ था और मैंने सोचा कि इससे लकड़ियां आसानी से बनाकर
मैं मंडी में जाकर बेच दूंगा और फिर उससे जो पैसे मिलेंगे मैं घर का राशन ले लूंगा। यही सोचते सोचते मैं उस दरख्त के पास चला गया। जैसे ही मैंने उस पर कुल्हाड़ी का वार किया तो मुझे किसी की हल्की सी चीख की आवाज़ सुनाई दी। एक पल को मैं ठट कर रह गया कि यह आवाज़ कहाँ से आई। फिर मैंने इस बात को अपना वहम समझा। दोबारा से उस दरख्त पर कुल्हाड़ी के वार करने लगा। जूझू मैं वार करता जा रहा था। मुझ पर किसी की चीख की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। अब मैंने कुल्हाड़ी एक तरफ फेंक दी। मैं बहुत बुरी तरह से डर गया था। मुझे ऐसे लगने लगा था कि गांव वालों की बातें सच हैं। इस दरख्त में वाकई में असरात हैं, जिन्नात हैं, और यह आवाज़ जिन्नात की थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने किसी जिन को जख्मी कर दिया था। तभी यह सोचकर मैं वहां से भागने लगा। भागते भागते मैं अचानक किसी से टकराकर जमीन पर गिर गया। जब मैंने सर उठाकर ऊपर देखा तो वह बहुत बहुत लंबा शख्स था, जिसका सर आसमान को छू रहा था, और वह बहुत गुस्से और कहर भरी नजर से मुझे देख रहा था। वह मुझे कहने लगा कि तुमने मेरी बहन को जख्मी करके गलती की है। अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। मैं तुम्हें ऐसी संगीन सजा दूंगा कि तुम मौत मांगोगे, मगर तुम्हें मौत नहीं मिलेगी। तुम्हें भी इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि जब जिन्नात के साथ दुश्मनी कैसे मोल ली जाती है और वह दुश्मनी किस हद तक निभाते हैं। उसकी बात ने मुझे बहुत बुरी तरह से खौफजदा किया था। कितने ही खौफनाक शक्ल के जानवर थे जो मेरे पीछे लग गए थे। उसने मुझे भगा भगा कर थका दिया था, और फिर थक हार कर मैं एक जगह पर गिर गया और होशो हवास से बेगाना हो गया। और जब मुझे होश आया तो तुम दोनों मेरे पास बैठे हुए थे। तुम दोनों को देखकर मुझे उस जिन की धमकी याद आ गई थी। अब्बू की सारी बात सुनकर मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। इस बात पर पहले मुझे भी यकीन नहीं था। मैं भी समझती थी कि यह मन घड़तय हैं जो गांव के लोगों ने अपनी बातों को दिलचस्प बनाने के लिए बातों में घर रखे। मगर अब्बू को मैं जानती थी, वह कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, और इस बात को मैं अब्बू का वहम भी करार नहीं दे सकती थी। मुझे अब्बू की हर बात पर यकीन था, और अब्बू इस कदर खौफजदा हो गए थे कि अब वह जंगल की तरफ रुख करने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। ऊपर से उनके हाथ का मसला था, वह कोई काम नहीं कर सकते थे। इतने दिनों से घर में खाने को कुछ भी नहीं था, राशन खत्म हो चुका था। ऐसे में मैं और अम्मा परेशान थे कि घर का निज़ाम कैसे चलेगा। हम अब्बू के सामने कोई ऐसी बात नहीं करते थे कि अब्बू ये सुनकर परेशान हो जाएंगे। अपने करीबी मोहल्ले वालों और रिश्तेदारों से हम उधार पर राशन ले लेकर थक चुके थे, और अब तो मोहल्ले वालों और रिश्तेदारों ने भी हमारी इस आदत से तंग आ चुके थे। वो और अब तो उन्होंने भी हमें यह कहना शुरू कर दिया था कि आखिर आप लोग कब तक यूं इधर उधर से मांग तांग कर गुजारा करते रहेंगे। भाई साहब को बोले कि वह कोई काम काज करें। आखिर अपने खानदान को पालने के लिए इंसान को मेहनत तो करनी ही पड़ती है। माना कि उनके साथ खौफनाक हादसा पेश आया है, मगर यह हादसा तो जिंदगी का हिस्सा है। जिंदगी के साथ इनका आना जाना लगा ही रहता है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक ही वाक्य को बुनियाद बनाकर इंसान घर पर बैठ जाए और बीवी बच्चों को दूसरों के आगे भीख मांगने पर मजबूर करते। उन्हें बोलो कि वह अपना हाथ किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाएं, अपना इलाज करवाएं। यूं तो जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती ना। यह सुरैया खाला के सख्त तरीन अल्फाज थे। वह हमारे मोहल्ले में ही रहती थी। अच्छे वक्त में तो मेरे अम्मी अब्बू ने उनका बहुत साथ दिया था। वह बेवा हो गई थी। अब्बू हर महीने उनके घर में ना सिर्फ राशन डलवाते थे, बल्कि छुपके से उनके हाथ में पैसे भी रखते थे। अब सुरैया खाला के बच्चे जवान हो गए थे, कमाने के काबिल हो गए थे। उनके घर से फाके और गुर्बत दूर हो गई थी। अब खुशहाली आ गई थी। अब आज जब मैं उनसे दूसरी या तीसरी बार उनके घर में आटा मांगने के लिए गई, तो तब उन्होंने मुझे यह सारी बातें सुनाई, जिसे सुनकर मैं खून के घूंट पी कर रह गई। यही सुरैया खाला थी जिनकी कल तक जुबान मुझे बेटी कहते कहते नहीं थकती थी। अब जब हमारे हालात बदल गए तो सब लोगों ने अपनी नज़रें भी बदल ली थी। घर में 2 रोटियों का आटा मौजूद था। अम्मा ने वह 2 रोटियां अब्बा और भाई को पका दी थी। मैं और अम्मा भूखे सो गए थे। अब्बू ने जब हमसे खाने के बारे में अस्त फसार किया तो
तो अम्मा कहने लगी कि शियबा को जल्दी भूख लग गई थी। फिर मैंने भी उसके साथ ही खाना खा लिया था। अब्बू यह सुनकर खामोश हो गए। अगले दिन जब मैं उठी तो घर में आज कुछ भी नहीं था। अम्मी यही सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि आज वह कहाँ से नाश्ते का और खाने का बंदोबस्त करेंगी। अम्मी को परेशान देखकर मैंने उन्हें अपना फैसला सुना दिया। मैं उन्हें कहने लगी कि मैं जंगल से लकड़ियां काट कर लाऊंगी, मैं उन्हें जाकर मंडी में बेचूंगा। अम्मी का मुंह खुले का खुला रह गया। वह कहने लगी, तुम गांव वालों को बातें बनाने का मौका दोगी। गांव के लोग क्या कहेंगे कि लड़की को बेमहार छोड़ दिया है और वह खुद ही अकेली घर से बाहर निकल जाती है, कोई उसको पूछने वाला नहीं है। मैंने अम्मा को कहा कि अब हम मजबूर हैं, हमारे घर में खाने को कुछ नहीं है। तो क्या कभी गांव वालों ने आकर हमसे ये पूछा है कि आप लोगों ने कुछ खाया है या भूखे सो गए हो? कोई भी हम लोगों से ये बात नहीं पूछता, तो फिर मुझे कहने का भी किसी को कोई हक नहीं। मैं अब मजीद यह फाके बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब मैंने सोच लिया है कि मैं अब्बू की जगह काम काज करूंगी और अपना और अपने सब घर वालों का पेट पालूंगी। मेरा फैसला अटल था। अम्मा जानती थी कि मेरे फैसले को बदलना इतना आसान नहीं है, जब भी उन्होंने मुझे फिर इस बात पर नहीं रोका। जानती थी कि जब मैं किसी चीज का फैसला कर लेती हूं तो फिर मैं किसी के रोकने से भी नहीं रुकती। मेरा छोटा भाई और अब्बू दोनों ही इस बात से बेखबर थे। जब अब्बू ने मेरे बारे में पूछा तो अम्मी कहने लगी कि वह अपनी किसी सहेली के घर गई हुई है। जब भी अब्बू मेरे बारे में पूछते तो अम्मी कोई ना कोई बहाना बना दिया करती। अब जब से अब्बू की तबीयत खराब हुई थी तो ज्यादातर वह अपने कमरे में ही रहते थे। वह बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी। शाम को जब मैं थकी हारी घर वापस आई तो मेरे हाथ में काफी सारे पैसे थे। जब मैंने वह पैसे अम्मी के हाथ पर रखे तो उन्होंने मेरे हाथों को चूम लिया। जिन पर छाले पड़ गए थे वो मुझसे कहने लगी कि मेरी नाजोपली बेटी को कितनी ज्यादा मेहनत मशक्कत करनी पड़ रही है। काश तुम्हारे अब्बू के साथ ये हादसा पेश ना आया होता तो आज हम यूं गुर्बत ज़्यादा जिंदगी ना गुजार रहे होते। तुम्हें रोजगार के लिए घर से बाहर ना निकलना पड़ता। अम्मी को मैंने तसल्ली दी। मैंने कहा कि हर तरह का मुकाबला करना इंसान को आना चाहिए। मुझे आपसे अब्बू से किसी किस्म का कोई शिकवा नहीं है। उसके बाद मैं अब्बू के पास आकर बैठ गई। इधर उधर की बातें करने लगी। अब मेरा यही मामूल बन गया। उस दिन मैं लकड़ियां काट रही थी जब मेरे आसपास एक अजीब सी मशहूर कुन खुशबू फैल गई। यह खुशबू इस कदर मज़े की थी कि मैं उसके तकब में चलने लगी। यह बहुत मज़े की थी। जूझू मैं उसके तकब में जा रही थी। यह खुशबू मुझ पर मज़ीद आया होती जा रही थी और फिर मैं उस दरख्त के पास आ गई जो पुरसरार दरख्त के नाम से मशहूर था। उस दरख्त के पास ही एक नौजवान बैठा हुआ था। यह खुशबू यकीनन उस नौजवान के वजूद से उठ रही थी। उसने हाथ में बांसुरी पकड़ी हुई थी। फिर वह अपनी बांसुरी बजाने लगा। बांसुरी की धुन मेरी समा पर बहुत खुशगवार असर डाल रही थी। मैं यह आवाज़ सुनकर ज़मीन पर बैठ गई। कितना वक्त गुजर गया। मैं उस आवाज़ में खोक रह गई और उस नौजवान का चेहरा भी गोया 24 के चांद की तरह था। मैंने इससे पहले अपने गांव में, अपने इलाके में कभी नहीं देखा था। शायद वह अजनबी था या फिर शायद रास्ता भटक गया था। अब उसने बांसुरी बजाना बंद की और मेरी तरफ सवालिया नज़रों से देखकर मुस्कुरा दिया। कहने लगा, क्या तुम्हें बांसुरी की धुन पसंद आई है? मेरा सर बेसाख हाँ मल गया। फिर वह मुझसे कहने लगा, तुम कौन हो? इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? तब मैंने मुख्तसर उसे अपनी रूदत बताई। यह सुनकर उसकी आंखों में बरहमी के तासुआत आ गए, मगर अगले ही लम्हे उसने अपने तासुआत को छुपा लिया। कहने लगा, चलो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर देता हूँ। मैं मकान के अंदाज में उसके पीछे पीछे चलने लगी। फिर वो उस जगह पर आ गया जहाँ मैं लकड़ियाँ काट रही थी। उसने मेरी कुल्हाड़ी उठाई। देखते ही देखते मिनटों में उसने वह तमाम लकड़ियाँ काट दी और उसका गट्ठर बना दिया। मैं उसकी फुर्ती देखकर हैरान रह गई। अब वह कहने लगा कि यह लकड़ियाँ तुम कहाँ पर लेकर जाओगी? तब मैंने गद्दे की तरफ इशारा किया कि यह लकड़ियाँ मैं इस पर रखूँगी, फिर मैं इनको मंडी में जाकर बेच दूँगी। उसने वह गट्ठर बनाकर गद्दे के ऊपर रख दिया। फिर मुझसे पूछने लगा कि क्या तुम रोज़ाना यहाँ पर आती हो? उसकी बात सुनकर मेरे होठों पर मुस्कुराहट आई। मैंने हाँ में सर हिला दिया।
उसके बाद मैं लकड़ियां बेचकर अपने घर आ गई। बार बार वह चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा था। वह बांसुरी की धुन जैसे मेरे कानों में गूंज रही थी। रात को जब मैं सो रही थी तो सोते हुए वह बांसुरी की धुन मुझे फिर से महसूस होने लगी। वह मेरी धुन करीब से करीब आ रही थी। यह आवाज़ सुनकर मैं बेचैन हो गई। कितनी ही देर में बिस्तर पर बैठकर यह धुन सुनती रही। मेरे घर वाले सब बेखबर सो रहे थे। मेरा दिल चाहा कि मैं घर से बाहर निकल जाऊं और उसके पास जाकर बैठ जाऊं, मगर फिर यह डर था कि कोई देख ना ले। काफ़ी देर के बाद यह बांसुरी की आवाज़ खत्म हुई तो तब जाकर मैं अपने हवाज में वापस आई। फिर मैं भी बिस्तर पर दराज होकर सो गई। अगले दिन में मामूल के मुताबिक उठकर जब लकड़ियां काटने के लिए गई तो वह वहां पर पहले से खड़ा था, जैसे मेरा ही इंतज़ार कर रहा था। उसके साथ बातें करते हुए मुझे एहसास हुआ कि यहाँ पर तो गांव के लोग भी आते रहते हैं। अगर गांव के किसी फर्द ने मुझे उसके साथ बातें करते हुए देख लिया तो यूं तो मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी और ना जाने सब लोग मेरे बारे में कैसी कैसी बातें करेंगे। जब यही बात मैंने उससे कही तो कहने लगा, फिक्र मत करो, जब कोई यहाँ पर आया तो मैं छुप जाऊंगा, फिर मुझे कोई देख नहीं सकेगा। उसकी बात मुझे बहुत पसंद आई। फिर जब हम दोनों बातें करने लगे, करीब ही नदी थी जहाँ पर औरतें कपड़े धोने के लिए जाती थीं। अक्सर मर्द हजरात जंगल के इसी हिस्से में लकड़ियाँ काटने के लिए आते थे। गांव के लोग पढ़े लिखे नहीं थे। उनके पास इतने वसाए भी नहीं थे कि वह अपना छोटा मोटा कारोबार शुरू कर सकते। इसलिए जिन लोगों को भी पैसे की ज़रूरत होती थी तो वह जंगल में आकर लकड़ियाँ काटते, फिर उनको महंगे दामों जाकर मंडी में बेच दिया करते और अच्छे खासे पैसे वसूल किया करते। अब वह नौजवान ना मुझे 2-3 लकड़ियों के गट्ठर काट कर दे दिया करता, जिनसे डबल मुनाफा हासिल होता। जब मैं अम्मा के हाथ में पैसे रखती तो अम्मा हैरान रह जाती, उससे पूछती कि इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए। मैं अम्मा को बताती कि मैंने लकड़ियाँ काटी थी और मुझे खुश्क लकड़ियों के दरख्त मिल गए थे। जब भी मुझे लकड़ियाँ काटने में आसानी हो गई। अम्मा भी इस बात से मुतमिन हो जाती थी। यूं भी अब गर्मियों का मौसम था। तेज धूप की वजह से ज़्यादा दरख्त सूखने लगे थे, जिसकी वजह से लकड़ियाँ काटने में आसानी होती थी। अक्सर गांव के लोग मेरे आसपास आकर लकड़ियाँ काट रहे होते थे। तब वह नौजवान वहां से गायब हो जाता था। गांव के लोग मुझे बहुत अजीब अंदाज में देखकर अजीब से अल्फाज में बात करते थे। इस लड़की को तो बिल्कुल भी शर्मो हया नहीं है, किस तरह लड़कों की तरह यह काम कर रही है। लड़कियों का क्या काम, तुम घर में बैठो, अपने बाप और भाई को काम पर लगाओ। ये बात कहने वाले भूल जाते थे कि मेरा बाप मजूर हो चुका था और अब वह कामकाज के काबिल नहीं रहा था। जब तक उसका इलाज न करवाया जाता वह कैसे ठीक हो सकता था? वह कैसे इतनी मेहनत मशक्कत वाला काम कर सकता था? गांव के लोग बहुत संगदिल थे। वह हमारी मदद करने के बजाय, मेरी हिम्मत बंधा आने के बजाय उल्टा मुझे कोसते थे। मुझे बुरे बुरे अलकाबाद से नवाज थे और यह सब देखकर मुझे बहुत बुरा महसूस होता था। जब कभी मैं रोते हुए अम्मा से यह बात कहती तो अम्मा मुझे तसल्ली देती कि तुम्हारे बारे में हम लोग जानते हैं कि तुम कैसी हो, इसलिए तुम लोगों की बातों को दिल पर मत लो और फिक्र मत करो। हम तुम्हारे बारे में कभी भी कुछ भी गलत नहीं सोचेंगे। हमें तुम पर फख्र है। इतने मुश्किल हालात में तुमने हिम्मत से काम लिया, वरना हमारे घर में कौन जाने कैसे हालात हो जाते। अब तो अब्बा को भी पता चल गया था कि मैं जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए जाती हूँ। तब अब्बा फूट फूट कर रो पड़े। कहने लगे कि मेरी मजूरी की वजह से मेरी बेटी को कमाने के लिए घर से निकलना पड़ रहा है, लोगों की बातों को सुनना पड़ रहा है। आज भी जब मैं रात को सो रही थी तो आज भी मुझे वह बांसुरी की धुन सुनाई दे रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे वह बांसुरी बिल्कुल मेरे घर के करीब कोई बजा रहा हो। और आज फिर से मैं बेचैनी से यह आवाज़ सुनकर उठ बैठी। आज की पूरी रात मेरी आंखों में कटी। सुबह के करीब जाकर मैं सोई तो अम्मा ने मुझे उठाया ही नहीं। दिन चढ़े तक मैं सोती रही। जब मेरी आंख खुली तो मैंने अम्मा से कहा कि आप मुझे जगा देती, मैं टाइम से जंगल चली जाती। अम्मा कहने लगी कि एक दिन की छुट्टी कर लो, कुछ भी नहीं होता, तुम रोज़ाना ही जाती हो। मुझे लगा शायद तुम्हारी तबीयत खराब है, तभी तुम सो रही हो, अमूमन इतनी देर तक सोती नहीं हो। तभी मैंने अम्मा को कहा
कि रात को मैं उस बांसुरी की आवाज़ की वजह से नहीं सो सकी। वह आवाज़, वह धुन सुनना मुझे अच्छा लग रहा था। अम्मा हैरान हो गई, कहने लगी, कौन सी बांसुरी की धुन, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दी थी। तब मुझे हंसी आ गई। अम्मा तो नींद ना आने का रोना रोती रहती थी, और अब अगर वह जाग रही थी तो उन्हें यह आवाज़ क्यों नहीं आई। आज मुझे मेरी दोस्त भी मिलने के लिए आ गई। गो के उसके घर वाले उसका मुझसे मिलना, मुझसे बात करना पसंद नहीं करते थे, इसलिए वह घर वालों से छुपकर मुझसे मिलने के लिए आई थी। फिर बातों बातों में मैंने उससे भी जब बांसुरी का जिक्र किया तो उसने भी ला इल्मी का इजहार किया। मुझसे कहने लगी कि तुम जंगल अकेली जाती हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम पर किसी चीज़ का असर हो गया है। मेरी मानो तो जल्दी से दम दरूद करवा लो, ऐसा ना हो कि ये मसला बढ़ जाए। उसकी ये बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया, मगर मैंने उसे कुछ कहा नहीं। मैं उसे चाहकर भी यह नहीं बता सकती थी कि भानस की धुन शाहजहां बजाता है, और शाहजहां के अलावा ऐसी धुन बजाना गांव में किसी को भी नहीं आता था। यह बात मैं सिर्फ सोच कर रह गई, उसको मैं कह नहीं सकी थी। अभी तक मुझे ठीक से यह भी मालूम नहीं था कि शाहजहां कौन था, कहाँ पर रहता था। वह अपने चेहरे मेहरे और हुलिये से तो किसी बड़े घर का मर्द मालूम होता था। अब मैंने सोचा था कि उसके बारे में पूछूंगी कि वह कौन है, कहाँ रहता है, मगर पिछले कई दिनों से मैं बाकायदगी से वहां जा रही थी, मगर वह कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा था। एक एक करके कितने ही दिन गुजरते जा रहे थे और अभी तक वह मेरी नज़रों से ओझल था। अब तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। मेरे लिए अपनी कैफियत समझना बहुत अजीब हो गया था। मैं परेशान थी कि आखिर मुझे क्या हो रहा था। एक तो मुझे इस चीज़ की परेशान थी कि वह मिनटों में मुझे ढेर सारी लकड़ियां बना दिया करता था, जिन्हें मैं मंडी में बेचकर अच्छे खासे पैसे वसूल कर लिया करती थी। और अब जब वह नहीं आ रहा था तो एक तो मुझे लकड़ियां खुद काटनी पड़ रही थी, और शाम तक मेरी हालत अधमुई हो जाती थी। दूसरा, उससे बात करने की मुझे आदत पड़ गई थी, और जब से मेरी आदत